हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट अफेयर्स वीडियो में आपके लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो पृथ्वी को 2.5 महीने के लिए एक नया मिनी मून मिला है। तो इसका नाम क्या है और क्या है ये, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एनिमेशन के जरिए बताएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया है 2.5 महीनों के लिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या नया नाम है? केंद्र सरकार ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। 2 वर्षों में कितना खर्च होगा, क्या है ये योजना, क्या क्या चीज़ें बदलाव आएंगी, मौसम को कैसे सरकार कंट्रोल करेगी, ये जानेंगे। अगस्त 2024 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़कर कितनी हो गई है। भारत ओमान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है अल नज़ाह, ये कहाँ पर आयोजन हुआ है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति ढूंढी गई है, पाई गई है, उसका नाम है साउथर्न बर्डविंग। तो कहाँ पर पाई गई है? किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 10वां सदस्य बनाया गया है। और भी कुछ क्वेश्चन है, उन सब पर बात करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपसे अपील है, लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने तमाम दोस्तों को। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, पृथ्वी के ऑर्बिट में यानी गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है उसमें 2.5 महीने के लिए एक एस्टेरॉयड आ गया है, फंस गया है, और जिसको मिनी मून कहा जा रहा है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? नाम बताइए, क्या है नाम? इसका आंसर होगा 2024 PT5। ओके, और ये न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का है। खबर क्या है? अ न्यू मिनी मून इज बीइंग कैप्चर्ड बाय प्लैनेट अर्थ। मतलब पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण में उसको कैप्चर कर लिया है। ये खबर है मूलतः, और ये न्यूज़ हिंद भारत में भी आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी को करीब 2.5 महीने के लिए छोटा सा चांद मिला है। उसको मैं एनिमेशन के जरिए दिखा भी देना चाहता हूँ। ये रहा, इस तरीके से ये अर्थ है, ये चांद परिक्रमा कर रहा है, और ये एक नया एस्टेरॉयड ये आया है, और ये कुछ वक्त के लिए फंसेगा, रहेगा 2.5 महीने के लिए यहाँ मिनी मून बन के, और फिर चला जाएगा। ठीक है, एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम 2024 PT5 रखा गया है, और इसको ढूंढा गया है नासा के द्वारा, जो फंडेड है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है एटलस। फुल फॉर्म है टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो उसी ने ढूंढा है ये सिस्टम। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है पता करता है कि कोई ऐसे चीज़ तो नहीं आ रही पृथ्वी की ओर जिससे पृथ्वी को खतरा हो। ठीक है, तो ये है, इसका जो डायमीटर है ना वो 10 मीटर है, लगभग 33 फीट के आसपास है, और घोड़े की नाल का आकार का पथ बनाकर 29 सितंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में ये मिनी मून बन जाएगा। मतलब कि इस अवधि तक पूरी तरह से पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ओके, आपको एक बार फिर से मैं एनिमेशन के जरिए बता देना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आया, और ये चूंकि इसकी अपनी स्पीड है इसलिए ये ग्रेविटी में तो आया, फंसा, और फिर यहाँ पर इस तरीके से इस जगह पर 29 सितंबर को पूरी तरह से ये फंस जाएगा। और फिर ये आज़ाद कब होगा इस ग्रेविटी से, ये हम देखेंगे। यहाँ से निकलेगा, आगे बढ़ेगा, और ये नवंबर में 25 नवंबर तक ये ग्रेविटी के इसमें रहेगा, फोर्स में। ओके, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और फिर आगे निकल जाएगा, और ये फिर सूरज के करीब चला जाएगा। चूँकि स्पीड बहुत ज़्यादा तो हो सकता है ये बाहर भी चला जाए, ठीक है, सोलर सिस्टम से, और आगे निकल जाए। ओके, तो 25 नवंबर के बाद ये धरती से दूर चला जाएगा, और इस पर ग्रेविटी का असर भी ख़त्म हो जाएगा। तब ये वापस सूरज के ऑर्बिट में लौट जाएगा, वहाँ पर वो अपना चक्कर काटता रहेगा। देखिए, पृथ्वी जो है ना वो अलग अलग वक्त पे, मतलब बहुत सारे जो एस्टेरॉयड हैं, क्षुद्रग्रह हैं, वो उसको पकड़ सकती है अपने गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में, और उसको अपने कक्षा में खींच सकती है। ऐसा ही हुआ है, चूँकि उसकी स्पीड अपनी है इसलिए वो फिर बाहर भागा, फिर अंदर आया, फिर बाहर चला गया। ठीक है, कभी कभी ये अस्थायी कैप्चर कक्षा में से बाहर भी निकल जाता है, आता है, फिर वो बाहर निकल गया, फिर सूर्य की ओर चला जाता है, और वो सूर्य के उसमें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंस जाता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह होगा कि इसको मिनी मून का नाम क्यों दिया गया है, मिनी मून क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ये एस्टेरॉयड जो है ना चांद की तरह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कुछ वक्त के लिए।
हालांकि स्पीड बहुत कम है, इसलिए इसको मिनी मून कहा गया। बेहद कम स्पीड होने की वजह से अगले 2 महीने या कहिए लगभग 2.5 महीने एस्टेरॉयड पृथ्वी का चक्कर पूरा कर भी नहीं पाएगा, पूरा एक चक्कर भी नहीं लगा पाएगा। मतलब ये आया और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, इधर से यहाँ से गुरुत्वाकर्षण में फंसेगा और यहाँ तक आएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण से निकल कर और फिर ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, अलग अलग समय में इस तरह का होता रहा है वाकया। इससे पहले 1981 में और 2022 में भी पृथ्वी को मिनी मून मिल चुका है, छोटा चांद मिल चुका है। अब सवाल होगा कि क्या ये चांद की तरह दिखेगा हमें, हम आंखों से देख पाएंगे? देखिए बहुत छोटा है ये, ठीक है, मैंने बताया कि 10 मीटर चौड़ा है, करीब 33 फीट चौड़ा है इसका डायमीटर है कहिए तो। लेकिन ये नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे या दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकेगा। इसको सिर्फ 22 मैग्नीट्यूड वाला जो एडवांस ऑब्जर्वेटरी है उससे देखा जा सकेगा, और वैज्ञानिक देख सकेंगे जिनके पास उस तरह के उपकरण होंगे वो देख पाएंगे। ओके, और ये खास बात है, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये अंतरिक्ष की जानकारी हमें देगा। ठीक है, 2024 PT5 नाम का जो एस्टेरॉयड है, क्षुद्रग्रह है, ये हमें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देगा, जो किस तरीके से वो आ रहा है, उसकी गुरुत्वाकर्षण फोर्स कितना है, किस स्पीड से है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझने में हमें मदद करेगा। ये खास बात है ये। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपने समझ ली। अब सवाल ये होगा कि एस्टेरॉयड होता क्या है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को और बता दूं, एनिमेशन के जरिए बता दूं। ये कुछ हमने एनिमेशन तैयार करवाया है आपके लिए। एस्टेरॉयड छोटे चट्टानी रूप के पिंड होते हैं जो हमेशा पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये सोलर सिस्टम है और इसको जूम आउट करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये इस तरह का एस्टेरॉयड का बेल्ट है। ठीक है, ये एस्टेरॉयड का बेल्ट जो है ना, वो जो एस्टेरॉयड है वो चट्टानी, धातु युक्त या बर्फीली वस्तु हो सकती है, और इतना छोटा होता है कि इसको ग्रह नहीं मान सकते। तो हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड का एक बेल्ट है जो सोलर सिस्टम कि बाहर से जो भी कुछ आ रहा है, उधर से आ रहा है, तो उससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, सामान्य तौर पर ये मंगल और बृहस्पति ग्रह, ये जो 2 ग्रह हैं, उसके बीच में ये परिक्रमा करता है, और हमारे सौर मंडल में हजारों की संख्या में ये एस्टेरॉयड मौजूद हैं। एस्टेरॉयड जब तक अंतरिक्ष में रहता है तो इसको एस्टेरॉयड कहते हैं, लेकिन अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसको क्या कहते हैं? मीटियोराइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इधर वाला जो हिस्सा है ना, ये इस तरह के देख रहे हैं, ये बेल्ट है, हमें रक्षा करता है बाहर से आने वाले, सोलर सिस्टम के बाहर से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, पिंड आ रहा है, तो इसी से टकरा जाता है और यहीं रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये चक्कर काटते काटते और मंगल और बृहस्पति का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे निकलकर ये पृथ्वी की ओर भी चला आता है, और जैसे कि ये इस बार चला आया है। ठीक है, अब सवाल होगा कि एस्टेरॉयड से कितना खतरा है। देखिए, भविष्य में हमारे ग्रह को सबसे ज़्यादा जो खतरा अगर चीज़ है तो वो है एस्टेरॉयड। इसके बाद फिर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब है। 2013 में एक क्षुद्रग्रह जो है ना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया था और रूस के ऊपर फट गया था, जिससे बहुत सारे लोग को दिक्कत आई थी। उससे पहले 1908 का वाकया है, एक न्यूज़ में दिखा देना चाहता हूँ। 1908 में एक उल्का पिंड जो है ना रूस के साइबेरिया में टकरा गया था, जिससे वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। उस जगह का तो अभी भी निशान मौजूद हैं साइबेरिया में। ये भारत है और इधर रूस का हिस्सा है, वहाँ पर साइबेरिया में मैं जूम करके इसको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर है। ठीक है, तो ये वहाँ का जो नज़ारा है ना वो अभी भी इस तरह का बना हुआ है एस्टेरॉयड टकराने की वैसे। 1908 की बात है, बहुत जबरदस्त टक्कर हुई थी। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा बिखर गया था, जंगल वगैरह सब कुछ। ओके, डायनासोर युग का जो अंत हुआ था वो एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से हुआ था। इससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, भारत में भी उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह से बनी हुई झील भी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, मुंबई से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर एक एस्टेरॉयड जो है ना वो 50,000 साल पहले गिरा था। एक बार इसको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ओके, ये लोनार लेक है, वहाँ चलते हैं हम। 50,000 साल पहले वहाँ पर गिरा था एक एस्टेरॉयड। वो चूँकि एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास आ गया तो उसको मीटियोरॉयड कहेंगे, मीटियोरॉयड ये गिरा था। और ये
लोनार लेक है बुल्ढाना जिले में महाराष्ट्र के, झील का निर्माण है। और उस एस्टेरॉयड का जो वजन है वो 10 लाख टन था, जिससे इतना बड़ा गड्ढा बन गया। करीब 1.85 किलोमीटर का व्यास का डायमीटर का यह है, 500 फीट इसकी गहराई है। पानी खारा है, ऑक्सीजन ना के बराबर है यहाँ के पानी में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि कहाँ से बात की हमने, मिनी मून से बात की, और फिर एस्टेरॉयड के बारे में काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना यूट्यूब पर, और ऐप पर भी अवेलेबल है। वैसे ऐप पर भी फ्री में डेली का करंट अफेयर्स होता है, लेकिन अगर आप इस तरह के कंटेंट को जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पे तमाम एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है हमारे पास। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आईपीसीएस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, जो कि रेलवे, एसएससी, टीचर, पुलिस लेवल, इन सब के लेवल का है। और इसके जरिए 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स मिलता है, पीडीएफ मिलता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो पीडीएफ भी कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर होता है, एमसीक्यू होता है और एमसीक्यू विद नोट्स होता है डिटेल, और साथ में वीडियो का लिंक भी देते हैं। जैसे इस वीडियो में आपने जो टोटल एनिमेशन वगैरह देखा ना, तो इसको इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वो ज़रूरी है मेंबरशिप प्लान। और उसमें और क्या मिलता है, वीडियो मिलता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में टेस्ट भी लेते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का, वैसा ही डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। 1 साल तक रहता है और पिछले भी 2 सालों के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगले 1 साल तक अभी से आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ संबंधित टेस्ट सीरीज भी देते हैं उसी के जरिए, बहुत मामूली से प्राइस है, तो आप ले सकते हैं। ऐप है शार्प लर्निंग नाम से, यूट्यूब चैनल का नाम तो सरकारी जॉब न्यूज़ है, लेकिन ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, तो उसमें जाइए और देखिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बताएं, जिसका ऐलान केंद्र सरकार ने किया है, मतलब नाम बदल दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। आंसर क्या है, श्री विजयपुरम। क्या नाम रखा गया है, श्री विजयपुरम। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अब उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। 13 सितंबर को ये फैसला लिया गया है। अब सवाल होगा, नाम क्यों बदला गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, काफ़ी लंबा चौड़ा, और उन्होंने कहा है कि देश को गुलामी के सभी जो प्रतीक हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। यह द्वीप हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। अगर इतिहास की बात करेंगे लंबे समय की, तो चोल साम्राज्य में इस द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बना हुआ था चोल साम्राज्य के दौरान। ठीक है, दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था वो, और इसी पर आज़ादी से के समय में, आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तिरंगा फहराया था। सेलुलर जेल है यहाँ पर, वहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानी बंद रहे थे। तो ये द्वीप अब आज देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए तैयार है। ठीक है, एक बार मैप के जरिए इसको देख लेते हैं। पहले भी नाम बदले जा चुके हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग द्वीपों का, तो प्यारा भारत है और इसमें ये रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पर इस जगह पर ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और इससे पहले 2023 में 23 जनवरी 2023 को नेताजी की 136वीं बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्म दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का फैसला किया गया था। यहाँ के जो निर्जन द्वीप थे 21, उन सब का नाम रख दिया गया था। उसके बाद भी, मतलब उससे पहले भी बदलाव किया गया था, उसके बाद तो अभी किया गया। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। उससे पहले 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप का नाम बदला गया था। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये सब देख रहे हैं, ओल्ड नेम, न्यू नेम। ठीक है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर जो मैटर है वो भी यहाँ पर मैंने दे दिया है, पीडीएफ में भी मैंने ये सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये जो जगह है वो, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है। और चीन के जो
जहाज़ इधर से आते हैं ना, या कोई भी इधर से जो जहाज़ जो शिप जाता है, मालवाहक जहाज़, तो उस पर भी यहाँ से नज़र काफ़ी रखी जाती है। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, वहाँ की राजधानी अब श्री विजयपुरम, पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर। वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी, पूरा नाम है उनका देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिशन मौसम। ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में मिशन मौसम को मंजूरी दी, तो इस पर 2 वर्षों में कितना खर्च किया जाएगा? क्या ये टारगेट रखा गया है? आंसर का 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई थी और 11 सितंबर को इसको मंजूरी दी गई है। 2 वर्षों में 2000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ताकि क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे जो चक्रवात है, बाढ़ है, सूखा है, इस तरह की हीट वेव है, जैसे अभी कुछ वक्त पहले जो हम लोग ने देखा था, इस तरह के जो नज़ारे थे वहाँ केरल में जो स्थिति हुई, पूरा फ्लश आउट हो गया पूरा का पूरा गांव। तो ये स्थिति ना है, यानी चक्रवात, बाढ़, सूखा भी अगर आता है, हीट वेव भी आता है, तो इन आपदाओं को हम नियंत्रित कर सकें। भारत में हर तरह की आपदाओं की वजह से हर साल लगभग बताया जाता है कि 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो मिशन मौसम का उद्देश्य ये है कि जो मौसम की चरम घटनाएं हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, तो उसके प्रभावों की सटीक भविष्यवाणी कर दी जाए और समय पर पता चल जाए कि ये कुछ होने वाला है और उससे हमारी मतलब क्षमता बेहतर हो सके। ठीक है, तो इससे लाभ भी होगा। इससे क्या होगा लाभ? तो एग्रीकल्चर में, आपदा प्रबंधन में, ठीक है, डिफेंस में, एनवायरनमेंट, एविएशन, वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, तो इन सब क्षेत्रों में, स्वास्थ्य में सीधा सीधा इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सड़क है, रेल यातायात है, समुद्री गतिविधि है, इन सबों में भी सुधार देखने को मिलेगा। सूखा रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग पर भी काम किया जाएगा, जबकि हालांकि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसको भी रोकने का काम किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बारिश भी ना हो इसके लिए। ठीक है, और भी आगे बताते हैं हम इसके बारे में। तो ये तो कुछ फोकस एरिया है ये। उसमें क्या है कि अब सवाल होगा कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन मौसम होगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत होगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत कई संस्थान हैं, जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM हो गया। ठीक है, और एक और है इंस्टीट्यूट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट। ये 3 जो ना, मतलब इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में ये 3 मुख्य तौर पर काम करेंगे। इसको मैंने यहाँ पर दे भी दिया है। ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये तीनों जो ना ये काम करेंगे किसके? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, उसके द्वारा भी सहायता इसको दी जाएगी। ठीक है, अब महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं इसमें? देखिए, उन्नत सेंसर, मतलब बहुत बेहतरीन सेंसर जो है ना, और अगली पीढ़ी के एडवांस जो पीढ़ी के रडार, उपग्रह प्रणालियों की तैनाती की जाएगी, पूरा सिस्टम बनाया जाएगा, ढेर सारे उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, हाई कैपेसिटी वाले सुपर कंप्यूटर, इसके अलावा पृथ्वी प्रणाली मॉडल, इन सब का डेवलपमेंट किया जाएगा। GIS आधारित स्वचालित निर्णय समर्थन प्रणाली भी बनाई जाएगी, जो ऑटोमेटिक जो है ना वो इन चीज़ों को समझ सके और डिसीजन ले सके। ठीक है, आगे भी हम बताते हैं मौसम GPT बनाने की योजना, जैसे चैट GPT है ना, ऐसे ही मौसम GPT बनाने की पूरी योजना, उस पर भी प्लानिंग चल रही है। मौसम से संबंधित जो उपकरण है, जैसे डॉपलर है, डॉपलर रडार इस तरीके का होता है। ये क्या करता है, इसको पता चल जाता है कि बादल जो है ना दूर से आ रहे हैं और कितनी बारिश होने वाली है। विंड प्रोफाइलर, रेडियोमीटर, रेडियो सॉन्डे,
इस तरह के बहुत सारे उपकरण की बहुत पूरे देश में एक तरह से जाल बिछा दिया जाएगा, ताकि मौसम से संबंधित चाहे हवा हो, समुद्री स्थिति हो, ठीक है, बारिश होने वाली हो, तो ये सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, खास बात एक और है कि मौसम जीपीटी वो तैयार किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल होगा जो मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। उद्देश्य होगा कि फोरकास्ट कर ली जाए, यानी भविष्यवाणी कर ली जाए, वर्तमान में मौसम की स्थिति क्या है, ये सब जानकारी पूरा किया जाए। जीपीटी के बारे में आप जानते होंगे, ये जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन फुल फॉर्म होता है जीपीटी का, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि मनुष्यों की तरह लिख सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, कंटेंट बना सकता है, फोटो बना सकता है, प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। उसके लिए वो अपनी जो तंत्रिका नेटवर्क है वो उसका उपयोग करता है। जीपीटी से रिलेटेड कई सारे एप्लीकेशन जैसे चैट जीपीटी देख लीजिए, ठीक है, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। ओके, तो ये एक खास बात ये होने जा रही है, ठीक है, मौसम जीपीटी, ये इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक और ख़ास बात है यहाँ पर, क्लाउड सीडिंग की बात आ रही है। विदेशों में इसका अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। बारिश को दबाने और बढ़ाने दोनों का काम किया जाएगा। जैसे कि पता चला कि जैसे केरल में जो घटना हुई ना, अचानक बारिश आ गई और मौसम ख़राब हुआ और फ्लश आउट हो गया, पूरा पहाड़ का भूस्खलन हो गया वहाँ से, और पूरा गांव उसी में दब गया, बह गया, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगहों पर भारत में होती रहती हैं। तो अब ये पहले ही पता चल जाएगा, ये सब बहुत सारी प्लानिंग है कि ऐसे पता चल जाए कि इस जगह पर अमुक जगह पर बादल फटने वाला है। बादल फटने का मतलब अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होने वाली है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हुए क्लाउड को कहीं और भेज दिया जाएगा कि उस जगह पर बारिश ना हो, ऐसी जगह पर बारिश हो जहाँ पर नुकसान ना हो, ठीक है। या फिर उन बादलों को इस तरीके से बिखेर दिया जाए कि वो दूर चला जाए, ठीक है। तो इस तरह के तकनीक का उपयोग अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में होता है अलग अलग तरीके से। इसके लिए विमान का उपयोग किया जाता है। कुछ देशों में चूँकि बगीचे, खेत बहुत लंबे समय तक होते हैं, तो ओलावृष्टि को भी कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग परियोजना शुरू की गई है। तो अब भारत सरकार भी करेगी ये काम। अगर सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा सूखा है, तो वहाँ पर क्लाउड सीडिंग कर दी जाएगी विमान के जरिए। यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की गई और इधर बारिश हो गई लगातार, ठीक है। जहाँ पर बारिश करनी है उस जगह पर क्लाउड सीडिंग कर दी गई और हवा चल रही है, बादल वो वहाँ पर गिर जाएंगे। ओके, तो इस तरह की चीज़ें करने का प्लान रखा गया है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो इस जगह पर क्लाउड सीडिंग का सिस्टम ऐसा किया गया कि वो बादल आगे खिसक जाए, आगे बढ़ जाए। और यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ बारिश करवानी है, सूखा पड़ रहा है, तो उस जगह पर क्लाउड सीडिंग की गई और ये बारिश वहाँ पर ज़्यादा हो गई। तो ये बहुत ही ख़ास बात है मिशन मौसम का। ओके, इसका PDF आप ज़रूर देखिएगा। ओके, और हाँ, आपको बताऊं कि रेलवे NTPC का वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसका रिकॉर्डेड बैच यानी VOD बैच लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है, शार्प लर्निंग ऐप, वहाँ जाइए और या तो आप ले सकते हैं या आपके जानने वाले जो भी हैं वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगस्त 2024 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़कर कितनी होगी? अब उसको 3.65%, ठीक है, कितना? 3.65%। 12 सितंबर को ये सरकारी आंकड़ा जारी किया गया और कहा गया है कि खाद्य पदार्थों में कीमतों की बढ़ोतरी के कारण ये मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 3.65% हो गई है। अब ये देखते हैं एक आंकड़े के जरिए, ठीक है। ये रेड कलर में जो देख रहे हैं ये जो है वो क्या है, वो CFPI है। इसका मतलब क्या हुआ? और ये CPI है। CFPI का मतलब हुआ कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड भी होता है और तमाम चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी आप खरीदते हैं कंज्यूमर के तौर पर वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, ये सब। तो इन सब की गणना की जाती है CPI के द्वारा यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके द्वारा गणना की जाती है।
और खुदरा महंगाई दर की, और इसी में ये भी शामिल रहता है CFPI यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। तो हुआ क्या कि फूड प्रोडक्ट के दाम जो है ना वो ज़्यादा बढ़े हैं, तो इस वजह से 3.65% ये आ गया है, पूरा खुदरा महंगाई दर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि पिछले 3 महीने में क्या स्थिति रही है, वो भी आंकड़ा मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो अगस्त में, अभी अगस्त की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त का डेटा अभी आया है, सितंबर तो अभी चल रहा है, तो अभी का डेटा तो अभी नहीं आएगा ना, समाप्त हो जाएगा तब इसका डेटा आएगा। तो अगस्त में 3.65%, जुलाई में 3.6% और जून में 5.08% रहा है। ओके, एक और बात कि कौन जारी करता है ये आंकड़ा, गवर्नमेंट जारी करती है। तो गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो NSO है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये जारी करता है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत आता है, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, कैसे तय होता है खुदरा महंगाई दर, तो CPI के जरिए तय होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होता है। इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, ईंधन वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ पर सवाल है जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, UPSC में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि RBI कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है। देखिए, महंगाई को ना कंट्रोल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी RBI के पास। महंगाई क्या कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करता है कि लिक्विडिटी, यानी बाजार में जो मनी का फ्लो है ना उसको कम करता है। अगर महंगाई ज़्यादा है और महंगाई बिल्कुल बहुत कम हो गई है, तो फिर लिक्विडिटी को बढ़ा देता है RBI। कैसे बढ़ाता है, तो ये रेपो रेट के ज़रिए बढ़ाता है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो RBI रेपो रेट बढ़ा देता है, और जब महंगाई बहुत कम हो जाती है तो रेपो रेट को घटा देता है। तो रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने से क्या होता है, रेपो रेट जब बढ़ गया तो मार्केट में लोन महंगा हो जाता है। रेपो रेट क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। रेपो रेट वो होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो उस पर ब्याज लगता है, आपको ब्याज देना पड़ता है। ऐसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के ज़रूरत के लिए लोन लेना पड़ता है RBI से, और RBI जितना ब्याज वसूल करता है बैंकों से, उसी को कहते हैं रेपो रेट। अगर RBI ज़्यादा ब्याज लेता है तो फिर बैंक को भी, जो लोगों को जो लोन दे रहा है वो महंगा लोन देता है। तो ऐसे में अगर महंगा लोन मिलेगा, यानी ज़्यादा ब्याज पर लोन मिलेगा, तो लोग बचेंगे, कम लेंगे लोन। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, फ्लो कम हो जाता है, यानी रुपया कम हो जाता है। इससे महंगाई नियंत्रित की जा सकती है, और यह किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि पिछले 9 बार के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान रेपो रेट को नहीं बढ़ाया गया है, उतना ही पर थमा रखा गया। ठीक है, एक और जब इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन की एक और बात करते हैं कि एक बार ये सवाल आता है एग्जामिनेशन में कि RBI के द्वारा जो महंगाई की सीमा तय है वो कितनी है। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ये 4% है, मतलब 4% महंगाई दर जो है ना वो ठीक है। उतनी देश की प्रगति के लिए महंगाई दर बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए। तो 4% ये निर्धारित है, हालांकि इसमें 2% घट या बढ़ भी सकता है, इतना गुंजाइश रखी गई है। इस तरीके से घट बढ़ सकता है, मतलब तो 2 से 6% के बीच में अगर महंगाई है तो देश के आर्थिक विकास के लिए मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर 2% से कम हो गया महंगाई दर और 6% से ज़्यादा हो गया, अधिक महंगाई हो गई, तो ये आर्थिक विकास के लिए ठीक नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी आयोजित किया गया, तो उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। ये 11 सितंबर को ये सेमीकॉन इंडिया 2024 आयोजन किया गया था। 3 दिवस का था, ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित किया गया था, और अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर संस्था है उसने, इसके अलावा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री, डिजिटल इंडिया, मतलब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये मिलजुल कर काम किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मेला कहिए इसको। तो ये सेमीकंडक्टर को लेकर चर्चा हो रही है। तो सेमीकंडक्टर होता क्या है? ये इसको हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर एक तरह की सामग्री है जो बिजली को आंशिक रूप से प्रवाहित करती है, मतलब उसको जारी करता है। ठीक है,
प्रवाहित करता है। और ये न तो पूरी तरह से चालक होता है, यानी तांबा जैसा भी नहीं होता है, ना ही पूरी तरह से इंसुलेटिंग होता है जैसे रबर हो गया। तो ये सेमीकंडक्टर है। इसका उपयोग कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ तक कि जो कार आ रही है आजकल, जो उसमें लेटेस्ट जो कार आ रही है उसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार भी सेमीकंडक्टर पर काफ़ी ध्यान दे रही है और सेमीकंडक्टर हब बनाने की कोशिश कर रही है भारत को। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि भारत जो है वो ग्लोबल एक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक उभरता हुआ खिलाड़ी है और इस क्षेत्र का चिप जो बाजार है वो 2026 तक करीब $55 बिलियन होने वाला है, 55,000 करोड़ रुपए से अधिक होने वाला है। और भारत सेमीकंडक्टर बाजार, भारतीय जो बाजार है वो 2030 तक $100 बिलियन को पार कर सकता है। ठीक है, तो उसमें नौकरियों की संभावना ज़्यादा है, देश के विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह का आयोजन कहाँ पर हुआ? आंसर होगा ओमान के सलालाह में। सलालाह में ये आयोजन किया गया था। भारतीय सेना की टुकड़ी के 60 जो सोल्जर्स थे वो सब वहाँ पर पहुँचे थे। 3 से ये 26 सितंबर तक चल रहा है ओमान के सलालाह में। ये 5वां संस्करण है। इससे पहले जो आयोजन हुआ था वो राजस्थान के महाजन जगह में क्षेत्र में वहाँ पर आयोजित किया गया था और हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। अब एक बार ओमान देख लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत और ओमान जो है ना वो क्या है, वो इस जगह पर है, यानी पश्चिम एशिया में है, जिसको अमेरिका और पश्चिमी देश जो है ना वो मिडिल ईस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये ओमान यहाँ पर ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ये वाला है, ये ओमान। इसकी राजधानी है मस्कट और यहाँ पर सुल्तान होते हैं, उनका नाम है हैथम बिन तारिक। क्या नाम है? हैथम बिन तारिक। यहाँ पर मुद्रा चलती है ओमानी रियाल। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया और यूनाइटेड अरब अमीराट्स हो गया। समुद्र इसके बगल में कौन सा है? तो ये अरब सागर हो गया यहाँ पर और ये गल्फ ऑफ ओमान है, यानी ओमान की खाड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस पार्टी के तत्कालीन महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया 22 सितंबर 2024 को? आंसर है इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यानी CPIM। ओके, 72 ईयर के थे और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, कई निमोनिया, उसकी वजह से इनका निधन हो गया और परिवार के सदस्यों ने इनके बॉडी को एम्स को ही डोनेट कर दिया रिसर्च के लिए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। सीताराम येचुरी, उनका जन्म हुआ था 1952 में। हैदराबाद में वो पले बढ़े थे, दिल्ली में हायर एजुकेशन की थी। 1970 के दशक में JNU की छात्र राजनीति की। SFI में के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट बने थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। 1992 में CPIM के पोलित ब्यूरो के सदस्य बने थे। 2005 से 17 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद भी रहे। 2015 में सीताराम येचुरी को CPIM का महासचिव चुन लिया गया था। CPIM में महासचिव जो पद होता है वो टॉप का पद होता है, सबसे प्रमुख पद होता है। तो उनका तीसरा कार्यकाल ये चल रहा था, तो 12 सितंबर को उनका निधन हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे ये। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति नाम है साउथर्न बर्डविंग। साउथर्न बर्डविंग कहाँ पर पाई गई? आंसर होगा मदुरई। तमिलनाडु का एक जिला है मदुरई, वहाँ पर ये पाई गई है। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने इसकी ढूंढी, खोज किया। इसके पंख का फैलाव 140 से 190 मिलीमीटर तक है। ठीक है, अब भारत की अगर सवाल हो कि सबसे बड़ी तितली कौन है, तो गोल्डन बर्डविंग है। क्या है नाम? गोल्डन बर्डविंग। और दूसरी जो है वो है साउथर्न बर्डविंग, ये नाम है। ओके, इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर सितंबर के दूसरे शनिवार को। और 2024 में कब है? 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को ये मनाया गया। और इस बार की थीम भी रखी गई थी। थीम है प्राथमिक चिकित्सा और खेल, फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स, ये थीम है। थीम का उद्देश्य ये है कि एथलीट और दर्शकों के बीच में फर्स्ट एड जो है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सबके लिए, इसके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है।
इसके अलावा अगर बात होगी कि विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी ही राजभाषा होगी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और ये हिंदी भाषी राज्यों में कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। अंग्रेजी जो है वो सहयोगी आधिकारिक भाषा होगी और राज्यों के साथ संवाद करते समय इस्तेमाल की जाने वाली भाषा होगी, ठीक है। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों में ये गलतफहमी है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक डिसाइड नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और सहयोगी राजभाषा जो है ना वो सहयोगी आधिकारिक भाषा वो अंग्रेजी कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है एक टिकाऊ विश्व के लिए इंजीनियरिंग समाधान, ठीक है। ये है इस बार की थीम। क्यों मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, तो उनकी जन्म तिथि होती है 15 सितंबर को, तो ये मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है। और ये दिवस घोषित किया गया था 1960 में, ओके। एम विश्वेश्वरैया, उनका जन्म होता मैसूर के कोलार जिले में। सार्वजनिक जीवन में योगदान देने के लिए उनको किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर के से सम्मानित किया था। और बाद में 1955 में भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है, ओके। और कर्नाटक के मांड्या जिले में जो बना हुआ है ना कृष्ण राज सागर बांध, उसके निर्माण का मुख्य स्तंभ इनको माना जाता है।